अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान के रहने वाले दोस्त, मेरे भारत के रहने वाले मुसलमान दोस्त, बांग्लादेश के रहने वाले और पूरी दुनिया में बाकी लोगों को मैं कुछ चीज़ें भारत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना अजीम देश है। इसके साथ जो खिलवाड़ हुए हैं पिछले 1300-1400 साल से और इसके बाद जो पिछले ख़ास तौर पे 75 साल में, इसके बावजूद आज ये देश वापस उस तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि हमेशा से उसकी थी। मुख्तलिफ हम फिगर्स देखते हैं जब हिस्टोरिकली कि एक मिसाल है कि जीडीपी देखें तो एक ज़माना था कि इन्वेडर्स के पहले भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 25% था, 25%। लेकिन फिर वो इन्वेजन हुए, फिर आपस की इन्वेजन की भी वजह तो आपस की यूनिटी ना होना था ना। जब चोला डायनेस्टी थी, जब मौर्य डायनेस्टी थी तो एक भारत था, ज़बरदस्त भारत था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इसमें सैकड़ों छोटे छोटे राज्य बन गए। हर राजा अपनी सल्तनत बचाने के लिए पड़ोस के राजा की मदद नहीं करता था और कोई यूनिटी नहीं होती थी। तो उससे ये हुआ कि बाहर के लोगों ने आके इस देश के ऊपर सैकड़ों हज़ारों साल रूल किया। और फिर भी एक बात आप देखें कि उस छोटे छोटे राज्यों के बावजूद इनके अंदर इतनी संस्कार थे इनके कि ये आपस में जंगें करते थे तो कभी अपने मुखालिफ बादशाह या राजा या नवाब जो भी होते थे उनकी औरतों को हाथ नहीं लगाते थे। कभी भी जंग में किसी को गुलाम नहीं बनाया जाता था। और इतनी एक संस्कारी सिस्टम था दुश्मनी में भी। ये है ये अजीम देश। अब आपको मैं ये भारत ने दुनिया को क्या दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वो हैं, आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जो मेरे बहुत ही अच्छे गुरु हैं। मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ और मुझे अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं इनका एक अच्छे इंटरव्यू के लिए अपने चैनल पे पेश करूँगा। मैं इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा सुनिए कि भारत ने दुनिया को क्या दिया। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं है, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, बाय नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है। इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है? हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है
वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए, घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत, यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया, और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इसकी जो हिस्ट्री है उसमें जितना पीछे जाते हैं, ज्ञान के नए दरवाजे खुलते हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों का ये बिलीफ है कि दुनिया में जितना ज्ञान है ना, वो कुरान से आया है। और आज जो वेस्ट ने तरक्की की है, साइंटिस्टों ने जो तरक्की की है, वो सब कुरान से सीखते हैं। इनसे कोई पूछे कि उनकी तो ये ज़बान भी नहीं है, ये तो ज़बान अरबी है जो कि अरबों की है। ये तो ज़बान अरबी है जो हर मुसलमान बच्चे को पाकिस्तान इंडिया में कायदा और कुरान पढ़ा के सिखाई जाती है। आपने वो ज्ञान से क्यों वो सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हासिल की जो गोरा कर रहा है, जो वेस्ट कर रहा है? आप क्यों वो सब चीज़ें नहीं ला सके अपने उसमें? तो ये चुप हो जाते हैं। जबकि वही ज्ञान जो कुरान में आया है उसमें कई चीज़ें साबित हो जाती हैं कि आज अगर हम ह्यूमन राइट्स के भी उसमें देखें तो कहीं नहीं आती। साइंटिफिक उसमें देखें, सिंपल सी वो ज़मीन चपटी और ज़मीन गोल का मसला आज भी जो जाहिल मुसलमान है ना, मदरसा चाप, वो नहीं मानता कि ज़मीन गोल है, घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहा, अपनी जगह खड़ा है, मानने को तैयार ही नहीं है। और जितने डेवलपमेंट हुए हैं साइंटिफिक, जितनी इन्वेंशंस हुई, जितनी चीज़ें आई, उसको पहले मुसलमान मुल्लाओं ने हराम करार दे दिया। जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, जैसे फ़ोटो कैमरा है, जैसे वीडियोस हैं, जैसे टेलीविज़न है, जैसे म्यूज़िक है, इन सब चीज़ों को हराम करार दे दिया। और फिर बाद में एक्सेप्ट भी किया, और आज सबसे ज़्यादा उसी पे बैठ के, मोबाइल के ऊपर बैठ के गालियाँ भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। जहालत की इंतहा है। जबकि आप अगर हिंदू धर्म के इतिहास में जाएंगे तो आपको सैकड़ों हज़ारों साल पहले की वो चीज़ें मिलेंगी कि आप कहेंगे कि उस वक्त के हमारे ज्ञानी जो थे भारत के,
उनको इतनी चीज़ों का इल्म था, इनके पास इतना ज्ञान था। आज आप मेडिकली देखें तो ऐसी मूर्तियां हैं जिनके एक प्रेग्नेंट औरत के पेट के अंदर के बच्चे के हवाले से एक एक चीज़ बताई गई है डिटेल में। ऐसी कई चीज़ें हैं, अगर एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देना तो वो भारत के पुराने मंदिरों में जाके, पुराने आर्कियोलॉजी में जाके चीज़ें देखे तो भी उसकी ज़िंदगी कम पड़ेगी, इतना कुछ है। और इसको करंट सरकार अब एक्सप्लोर कर रही है, जिसको नाम हिंदुत्व का दिया जाता है कि ये हिंदू एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं, ये है वो है। ये हिंदू एक्सट्रीमिज़म ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान के एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। उसमें से चीज़ें निकाल कर दिखा रहे हैं कि जो आज आप दिखा रहे हो देखो हमारे पास था। और फिर अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी देखें तो इस्लाम ने स्लेवरी को कभी बैन नहीं किया है। अगर ये कंप्लीट रिलीजन है तो फिर इस्लाम ने क्यों कुरान में उस वक्त नहीं कह दिया कि स्लेवरी बैंड है। औरतों के हवाले से अगर आप देखें तो मैं कई बार इसकी वीडियोस बना चुका हूँ। ये प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के अल्लाह से मिलने जा रहा था तो मुझे जन्नत दिखाई गई और जहन्नम दिखाई गई। तो जहन्नम में मैंने देखा कि औरतें बहुत ही ज़्यादा हैं, सारी जहन्नम औरतों से भरी पड़ी है। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो अपने शौहर की फर्मा बरदार नहीं थी, अपने शौहर की ओबेडियंट नहीं थी, अपने शौहर की हर बात मानती नहीं थी, यानी ग़ुलाम रहे। दुनिया के 50% पॉपुलेशन को इस्लाम कहता है कि वो अपने आदमी की ग़ुलाम रहे। पैदा होने से शादी होने तक वो अपने भाई और अपने बाप की ग़ुलाम रहे, और शादी होने के बाद अपने शौहर की और अपने बेटे की ग़ुलामी करे। वो घर से कदम बाहर ना निकाले अपने मर्द की इजाज़त के बग़ैर। ग़ुलामी रची बसी है इस्लाम में। इस्लाम में हर खलीफा की हज़ार लोंडियाँ होती थी। उस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम करूँगा, मेरी रिसर्च उस पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ मोदी जी के साथ। ये मोदी जी ने अभी जो भाषण दिया है उसमें भारत के हिस्टोरिकल कल्चर और ज्ञान के ऊपर उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं जो आपके अकल की जो खिड़कियां हैं ना वो खोल देगी, और आपके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी, आपकी समझ में आएगा कि आप किस धरती, किस हेरिटेज के प्राउड सिटीज़न हैं। हम तो बदबख्त, हम तो बदनसीब कि हमारे पुरखों ने वहाँ से माइग्रेट कर लिया और हम उस धरती के पैदा होने वाले नहीं रहे। आज बड़ा दुख होता है जब कोई हमें कहता है कि तुम तो पाकिस्तानी हो। काश कि उन्होंने माइग्रेट ना किया होता तो आज हम भी फ़ख्र से हिंदुस्तानी होते। हमारे दोस्त हैं इंडियन, जिसकी मर्जी आती है जब ठक करके फ़्लाइट कटाई भारत जा रहे, क्योंकि उनके पास OIC कार्ड है, भारत के वो हैं, सिटीज़न हैं। अगर ब्रिटिश नेशनलिटी ले भी लिए तो भी उनके पास OIC कार्ड है। हमें तो लंबे पापड़ बेलने पड़ते हैं भारत आने के लिए। खैर, मोदी जी को देखिए और आपके इस चैनल को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए कि आपकी सपोर्ट पे ही ये चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि जो चीज उसको अमेरिका में मिलती है, पेरिस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है, वो हम हिंदुस्तान में परोसने जाते हैं। नहीं करना चाहिए। हमने हमारे यहां वही परोसना चाहिए जो हमारा है, तभी तो दुनिया हमारे यहां आएगी। हमारी जो विशेषता है उसी से दुनिया को जोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी विशेषताओं को साथ हम तब जोड़ पाएंगे जब हम अपनी विशेषताओं पर गर्व करें। हम नहीं करते गर्व जी। हमें लगता है यार, मुझे याद है मैं अमेरिकन सरकार के एक निमंत्रण पे एक बार गया था, तो मैंने उनको मेरी आइटनरी में लिखा था। मैंने पूछा कि अमेरिका के जो कोई सबसे पुरानी चीज है मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने मुझे क्या दिया, मुझे पेंसिल्वेनिया ले गए और वहां वॉशिंगटन के जमाने का एक बेल है, वो घंट दिखाया मुझे। बोलिए हमारा सबसे पुराना। अब मेरा यहां आप आइए, आप अजंता एलोरा देखिए, आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, हजारों साल पुरानी चीजें।
क्या हमारे पास नहीं है जी दुनिया को। मैं गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात में रहा। वहां एक डॉक्टर हरिभाई गोदानी करके थे, स्वयं तो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, लेकिन आर्कियोलॉजी में उनकी बड़ी रुचि थी। आयु भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे उस जमाने में ये सारी गाड़ियां तो थी नहीं, फियाट गाड़ी और एम्बेसडर सरकारी गाड़ी थी, फियाट गाड़ी नागरिकों की गाड़ी थी, पहचान हो गई थी। एम्बेसडर जाते मतलब सरकार जा रही है फियाट है तो कोई बोले कोई भला इंसान जा रहा है, ऐसी सोच थी। तो उनके पास एक फियाट कार थी। वो मुझे कह रहे थे, मैं उनके पास कभी कभी जाया करता था, ऐसे ही कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। बोले मैंने 20 फियाट गाड़ियां बर्बाद की मेरे कैरियर में, जो भी कमाता था। क्यों? तो बोले मैं जंगलों में चला जाता था, कच्चे रास्ते पे चला जाता था, और कहीं कोई मूर्ति हो, पत्थर हो, कोई पुराना पुरातत्व के कोई खंडहर पड़ा हो तो वहां चला जाता था। एक व्यक्ति का इंडिविजुअल कलेक्शन शायद किसी सरकार से बड़ा था। उन्होंने मुझे एक दिन एक स्लाइड दिखाई, मैं हैरान था। वो स्लाइड पत्थर की एक मूर्ति की स्लाइड थी। 800 साल पुरानी वो मूर्ति थी, कार्बन रेटिंग हुआ था, और उसमें एक गर्भवती महिला का, प्रेग्नेंट विमेन का एक मूर्ति थी, और आधे पार्ट में उसके पेट को काट करके मूर्ति बनाई गई थी, और पेट काट करके बच्चा पेट में किस रूप में है, चमड़ी के कितने लेयर्स हैं, वो सारा पत्थर पर अंकित था। 800 साल पहले पत्थर तराशने वाले को पता था कि गर्भ के अंदर बच्चा कैसे पोजीशन में होता है, चमड़ी के लेयर कितने होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया होगा। लेकिन इस बात को पहुंचाने के लिए हम एक ऐसे गुलामी के कालखंड में ऐसे जीवित रहे जैसे हमारा सब बेकार है, हमारा सब बेकार है। जब तक हम ये मानसिकता नहीं बदलेंगे, हम हमारे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। हमारे पास है, उसके प्रति हमारा गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। एक बार ये होगा तो फिर चीजें चलेगी। अब आप देखिए, मैं गुजरात का हूं इसलिए मुझे वहां का बात याद आना स्वाभाविक है। लोथल अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है लोथल। आपने शायद पढ़ा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। कभी आज जाकर के गुरु को पूछ लीजिए, वो बता देगा। 5000 साल पुराना पोर्ट, 5000 साल, और आर्कियोलॉजी और एक्सकेवेशन हुआ, सारी चीजें निकली। और वो कहते हैं कि 84 कंट्रीज उसके झंडे वहां लहराते थे। मतलब 84 कंट्रीज के साथ 5000 साल पहले उसका व्यापार था। और दूसरी विशेषता देखिए कि नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की हम चर्चा करते हैं, उसी कालखंड में एक बल्लभी यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है इतिहास में। वो बल्लभी यूनिवर्सिटी ये लोथल से 50 किलोमीटर दूरी पर थी। तात्पर्य यह था कि उस समय हमारे पूर्वजों को पता था कि विश्व के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आना है तो एक पोर्ट चाहिए, लोथल। पोर्ट के नजदीक में ही यूनिवर्सिटी चाहिए, और अनेक देशों के बच्चे वहां पढ़ते थे। ये सारी बातें जब आप भी सुनते हैं, आपको भी सीना तन जाता होगा, वाह, मैं उस देश का रहने वाला हूं। ये जो गर्व की अनुभूति होती है, वो हमारे सर्विस सेक्टर में बल दे सकती है। और ये काम हिंदुस्तान का नागरिक जितना करेगा, उससे ज्यादा हिंदुस्तान से बाहर गया हुआ करेगा। लेकिन बाहर जाने के बाद, छोड़ो यार, ये तो देश ही है, हम ही अपनी मजाक उड़ाएंगे, तो फिर अपने देश का गर्व कभी बढ़ता नहीं है जी।
ये भाव अगर हमारे में पैदा हो, मुझे विश्वास है